हाँ देखिएगा, सिर्फ इतना आप फिगर बना लिया आपने। हाँ देखो इसमें क्या है कि ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो ग्राफ बना रहे हैं जी, एक आपके पास कोई आवेशित अचालक गोला, कौन सा गोला है, ठीक है, चार्जेबल नॉन कंडक्टिंग, मतलब आपके पास आवेशित तो गोला है लेकिन अचालक है। तो अचालक जो गोला होता है उसमें जो चार्ज होता है वो कहाँ पर फैला होता है, पूरे आयतन में होता है, मतलब हर जगह आवेश होगा इसके, यानी कि अंदर पूरे आयतन में होगा। अब ध्यान रखना कि हम जो गोला मान लेते हैं इसका केंद्र मान लिया हमने ऊपर, कहां पर मान लिया, ऊपर मान लिया, और इसकी त्रिज्या जो भी होती है हमेशा हम कैपिटल आर लेते हैं। याद तक की बात एकदम क्लियर है, यानी कि त्रिज्या कैसी है, कैपिटल आर है। अब आप सोचो कि हमने एक लाइन बना ली, यानी इसको अक्ष समझ जाओ। अक्ष का मतलब जैसे हम एक्स अक्ष बनाते हैं ऐसी वाई अक्ष बनाते हैं, तो इस अक्ष पर हमने कहा कि दूरी रख दो, इस अक्ष पर क्या रख दो, तीव्रता रख दो। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हम मूल बिंदु बोल देंगे, तो यहाँ से ऊपर जो तीव्रता होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, नीचे नेगेटिव होगी, यहाँ पर आर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आर नेगेटिव होगा। आगे बात समझ में। जैसे हम काम करते हैं कि यानी इस बिंदु से अगर हम इस साइड जाए तो आर का मान प्लस हो जाएगा, यहाँ पर पीछे अगर आएंगे तो आर का मान माइनस, और अगर ऊपर हम निकलते हैं तो ई का मान प्लस जाएगा, और नीचे अगर जाते हैं तो ई का मान माइनस होगा। जस्ट उसी टाइप से यहाँ पर हमें काम करना है कि यहाँ पर देखो जी आपके पास क्या है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु है क्या नहीं, यानी जीरो रख दिया मैंने यहाँ पर, इस जीरो समझना वो नहीं समझना, ठीक है, जीरो बनाना तो बड़ा बनाना, तो यहाँ पर मूल बिंदु हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कौन सा पॉइंट है, ओ, गोले के कहाँ वाला, अंदर वाला, अंदर है ये पॉइंट। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे कि जो हमने तीव्रता का फॉर्मूला निकाला है उस गोले के अंदर, तो हमने पढ़ा था E इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ा था ना कल वाला, यानी प्रूव किया था कि रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि गोले के अंदर जो तीव्रता है, तो जो रो तो आपका फिक्स होगा, रो क्या है, घनत्व था किसका, उस पूरे गोले का, तो पूरे मैटर का घनत्व क्या है, कांस्टेंट है, एक निश्चित है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, तो यानी ये सब चीजें आपकी खत्म हो जाती है। इसको मैं कांस्टेंट कह सकता कि नहीं कह सकता, तो यहाँ पर कंडीशन बन गया E इक्वल टू के R1, आया कि नहीं आया, इसको कांस्टेंट है। तो इसी टाइप से आपने पिछले साल इक्वेशन पढ़े होंगे, y बराबर mx, है ना, मैथ की अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो y बराबर mx, जी एक समीकरण होता है, किसका समीकरण होता है, उस रेखा का समीकरण होता है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। यानी कहने का मतलब अगर एक एक घात होती है तो हमेशा जो ग्राफ बनता है वो एक रेखा बनती है, क्या बनती है, रेखा। आगे बात समझ में अच्छे से ना, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे, तो मैंने बताया था शायद कि पृष्ठ पर सबसे ज्यादा तीव्रता होती है, क्योंकि वहां पर पूरा धनावेश होता है, मतलब अंदर अंदर है, लेकिन अंदर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, जिसमें यहाँ से चल के यहाँ पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, ये पृष्ठ होगा, तो पृष्ठ पर हमारा अलग फॉर्मूला है, इसके अगर बाहर निकलते हैं तो अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये तरीका ध्यान रखना है कि जब भी पावर 1 1 होती है तो ग्राफ सदैव एक रेखा होती है, क्योंकि एक घात वाले जितने समीकरण होते हैं वो रेखा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रेखा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ से दूरी अगर मैं ऐसे में जाऊंगा तो यहाँ तो त्रिज्या 0 होगी, तो त्रिज्या 0 है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इतनी आपकी त्रिज्या है पूरी, यहाँ से लेकर इतनी है कि नहीं, ऐसे बढ़ने में क्या त्रिज्या ही तो बढ़ रही, कहाँ तक, मतलब यहाँ तक आपकी क्या होगी, गोले के अंदर वाला भाग होगा, होगा कि नहीं होगा। और गोले के अंदर जितनी तीव्रता वो क्या बना रही, रेखा बना रही, मतलब जैसे मैं मान बढ़ाता जाऊंगा धीरे धीरे तीव्रता बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप समझ गए यहाँ पर आवेश, अगर छोटा सा गोला बनाए तो कम आएगा उस गोले के अंदर आवेश, थोड़ा दूर चलने पर और बड़ा गोला बनेगा उसके अंदर और ज्यादा आवेश आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो और बड़ा गोला बनेगा, मतलब जैसे दूर चलते जाएंगे वैसे गोला हमारा बढ़ता जाएगा, तो उसके अंदर आवेश की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, तो उस हिसाब से विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, सही है। लेकिन पृष्ठ पर सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो धीरे धीरे ऐसे चलते गए, यानी कि ये रेखा के रूप में आपकी रेखा बढ़ती जाएगी, लाइन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, मूल बिंदु से होकर जा रही है कि नहीं जा रही, तो ये रेखा आपकी बढ़ती जाएगी, कहां तक बढ़ेगी, हाईएस्ट पृष्ठ, पृष्ठ पर सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा टॉप पे पहुंच गई रेखा। अब क्या होगा, जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमारा मतलब क्या होगा कि अब तीव्रता कहाँ निकलने लगी, बाहर, बाहर का मतलब बाहर तीव्रता धीरे धीरे घटेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर आर स्क्वायर बाहर वाला ही है ना, आउटसाइड, अगर आर का मान धीरे धीरे 1 रखूं 2 रखूं 3 रखूं तो वैल्यू घटती जाएगी कि बढ़ती जाएगी, बताओ, घटती जाएगी। तो यहाँ पर जब भी ऐसा आपका चिन्ह हो, मतलब इसको मैं अनुक्रमानुपाती बोल सकता हूँ, क्यों शायद ये वाला पूरा भाग तो 1/r स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, जैसे ऐसे लिख सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये क्लियर ध्यान रखना है कि जहां पर आपका बटे में कोई नंबर है तो ये बढ़ता है, ये घटता है, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। तो यानी आर मेरा क्या हो रहा है, इस साइड बढ़ रहा है, अगर आर बढ़ रहा तो ई फिर क्या होगा, घटेगा, बिल्कुल सही बात है। यानी आर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ई नीचे आएगा मेरा घटते हुए,
आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ये कहाँ से शुरू होगा? ये काम होगा पृष्ठ से बाहर निकलने पर। तो पृष्ठ तो मेरा यहाँ तक था, यहाँ से जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो बस तीव्रता घटना शुरू हो जाएगी। लेकिन कब तक घटेगी शायद आपको पता है, आर तो बढ़ रहा था ना, लेकिन आर बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा? अनंत पर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैंने कहा अगर आर अनंत की ओर भागने लगेगा उस दिन ये आपका जीरो की ओर भागने लगेगा। सही बात है, क्योंकि अगर यहाँ अनंत डालूंगा तो ये जीरो होना शुरू कर देगा। तो जीरो कहाँ होगा? जीरो तो इस लाइन पर होगा ही कमान, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अनंत पर टच हो जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गई? वही काम मैं यहाँ तक, यानी मूल बिंदु को मैंने उस साइड काम कर दिया। अगर यही काम मैं इस साइड करूं तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग हमारा क्या कहलाएगा? ये भी गोले के अंदर है। गोले के अंदर तीव्रता आपको पता है कैसे काम करती, अंदर वाला भाग देखो फिर वही काम, रेखा बनाएगी तो मैंने फिर रेखा, मतलब फिर आपका बढ़ती जाएगी, कहाँ तक बढ़ेगी? पृष्ठ तक नहीं है, क्योंकि देखो पृष्ठ तो यहाँ है, तो यानी यहाँ से शुरू हुई, तो यानी जब सेंटर पे बैठा हूं मैं तो सेंटर पे, यानी ये सेंटर हो गया, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते 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 कहाँ तक? पृष्ठ पर सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसे पृष्ठ से बाहर निकला तो तीव्रता घटना शुरू हो जाएगी जैसे बाहर निकलूंगा। क्यों? सही है ना? तो दोनों तरीके से ग्राफ आपका ये आ जाएगा और आपको शायद समझ में भी आ गया होगा कि बनाना कैसे। क्लियर है? राइट, डाल लो न्यूमेरिकल। 10⁻⁻7 कूलाम का एक बिंदु आवेश एक मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा? यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, आप सबसे पहले बात समझते हैं कि हमारे पास क्या कितने कूलाम का बिंदु आवेश है बताओ? तो Q बराबर -10⁻⁻7 कूलाम, यानी Q बराबर 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश हो गया। एक बिंदु आवेश है, मतलब जी आवेश है, इसको कहाँ रखा है? एक घन के अंदर। आपके पास घन तो जानते हो, घन मतलब जैसे लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई, मतलब एक डिब्बा टाइप का, और उसके अंदर केंद्र पे कितना रखा? इतना आवेश रखा। तो पक्का है कि वो अगर जो आवेश अंदर है इसके चारों ओर घन है तो घन कैसा होगा? एक बंद पृष्ठ होगा। वो बंद पृष्ठ है तो पक्का फ्लक्स तो निकलेगा चारों साइड। तो फ्लक्स कितना होगा? बंद पृष्ठ का मतलब गॉस की प्रमेय। तो फाई बराबर Q बटा पूरा फ्लक्स तो यही होता कि नहीं होता? बंद पृष्ठ से जाने वाला। बंद पृष्ठ जैसा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, आयताकार भी, मतलब घन के टाइप का भी हो सकता है, घनावाकार भी हो सकता है, बेलन जैसा भी हो सकता है। बंद मतलब कुछ भी पृष्ठ हो सकता है। तो लेकिन टोटल फ्लक्स कितना होता? Q बटे एप्सिलॉन 0। अब उसने आगे फिर कहा यदि मैं आवेश को केंद्र पे ना रखूं, इसको इधर उधर कर दूं, तो भैया चाहे जहां कर दो उस पर फ्लक्स वाले सूत्र में कौन आर होता है? बंद तो पृष्ठ है कि नहीं, और हमारा जो फ्लक्स होता है वो फाई ई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0 ही होता है। उसमें ये नहीं है कि दूरी आपने यहाँ खिसका दी, यहाँ खिसका दिया, यहाँ खिसका दिया, आर नहीं होता। तो फ्लक्स दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, टू द रेडियस या टू द डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि हमारा जो दूरी पर फ्लक्स होता है वो क्या है? निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फ्लक्स फाई बराबर कितना होता है? Q बटा, आपको पता चला बंद पृष्ठ कहा मतलब गॉस की प्रमेय। तो आप Q की जगह कितना रख सकते हैं योगेंद्र? एप्सिलॉन 0 अपने आप में सबको पता है 8.85 × 10⁻⁻12। इस 12 को ऊपर भेजेंगे, है ना, तो कितना आएगा? 1/8.85 अलग करेंगे और 12 को ऊपर लगा दो, प्लस बन जाएंगे, 7 पहले से थे माइनस के। सही है क्या? दशमलव हटा के 00, तो 100/885 × 10 की याद बचेंगे 5। ठीक, और इसको 5 से काट लो, 5 एकम 35 कहते हैं ना।
ठीक है, एक जीरो और यहाँ ले लो तो अच्छा रहेगा, 200 बन जाएगा, भाग लगाने में सुविधा। तो ये किसमें से जीरो निकाल लो तो 200 हो गए कि नहीं हुए। अब वहां पर कितने बचे, 5 की जगह 4 बचे। अब तुम भाग लगा लोगे, तो भाग जैसे ही लगाओगे तो आपके पास आंसर आएगा हाँ 1.13 इंटू 10⁴। और फ्लक्स का मात्रा तुम्हें पता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। सही है। अब आगे लिख देना फ्लक्स स्थिति पर निर्भर नहीं करता। लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखो, यदि एक कूलाम का स्थिर विद्युत आवेश, यदि एक कूलाम का स्थिर विद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, एक कूलाम का स्थिर विद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर वाले, हाँ 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, घन के केंद्र पर स्थित है, तो घन के किसी एक फलक से, तो घन के किसी एक फलक से, तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाला फ्लक्स, बाहर आने वाला फ्लक्स, किसी एक फलक से बाहर आने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, बाहर आने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिएगा कि दिया क्या है। हाँ तो Q बराबर 1 कूलाम हो गया हमारे पास, और कहा भुजा कितनी है, देखो भुजा कितनी ही हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे में फॉर्मूला में भुजा हो जाएगा कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, मतलब चाहे 10 का चाहे जितना बड़ा घन बना दो चाहे जितना छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस बात ये है कि बस क्लोज होना चाहिए, चाहे छोटी सी जगह में बंद कर दो चाहे बाहर बड़ी रूम में बंद कर दो, वो डिपेंड करता। समझ गए। आप ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, एक फलक से निकलने वाला। अच्छा बताओ, जब कोई चीज बंद होती है घन में कितने फलक होते हैं, देखो छत और फर्श दो जे हो गए, आपने सामने और अगल बगल पूरे 6 होते नहीं होते। जिस कमरे में बैठे हैं आपको 6 फलक दिख रहे होंगे, तो 6 फलक से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, 6 फलक का मतलब पूरा बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q/F0। आ रही ना बात समझ में। लेकिन अगर हम ये चर्चा आपसे करेंगे एक फलक से निकलने वाला, तो 6 का भाग लग जाएगा। ऐसे तो पूरे 6 फलकों से इतना है ना, तो एक फलक से कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, हाँ कौन सा फ्लक्स है, हाँ तो लिख दिया करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना होगा बताओ, कितने फलक हैं पूरे बंद में, तो लिख सकते हो 6 फाइव, किसके बराबर, Q/F0। अरे इसको समझ लो पूरा फ्लक्स है। ठीक है, तो Q/F0 होता है नहीं होता, बंद पृष्ठ का मतलब 6 फलक, तो एक फलक का निकालना हमें, तो एक फलक का कितना होगा बता सकते हो, हाँ गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, कितना आएगा Q/, हाँ 6ε0। अब तुम्हें पता है Q का मान मालूम है कितना, 1, ε0 कितना होता, हाँ इसको तुम सॉल्व कर ही लोगे, घर पे कर लोगे, कुछ नहीं करना, उसने खुद इतनी किया, वो कह रहा ज्यादा नहीं करना है आंसर यही आएगा, आंसर जितना लिखा है बस, उसने माने नहीं रखा। विद्युत स्थितिक क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ E वेक्टर बराबर, ऐसे लिखना है, पृष्ठ E वेक्टर बराबर 10j कैप से होकर
10G कैप से होकर कितना विद्युत फ्लक्स बाहर आएगा, कितना फ्लक्स बाहर आएगा? हाँ बता सकते हो? फ्लक्स निकालना है तो तरीका क्या होता है, जब वेक्टर में दिया तो हमें फ्लक्स का कौन सा सूत्र चाहिए, वेक्टर वाला, है ना? तो फ्लक्स क्या होता है बता सकते हो क्या मुझे? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर दो ही है ना आज अपने पास, तो ऐसे डॉट लगा देंगे, आगे बात समझ में। और ई का मान जल्दी से रख लो, ऊपर से कितना है फटाक से बताओ, यहाँ डॉट लगेगा। और आपको पता ही है कैसे गुणा किया जाता है डॉट वाला, पता है? आई का आई में, जी का जे में, के का के में, बकाया सब खत्म हो जाते, क्योंकि करने की जरूरत नहीं, क्योंकि से सब जीरो होते हैं। समझ गए? तो हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सेम का सेम से। तो यहाँ पर क्या बेटा, तो जी का जी से होगा बस 10 चौके जी, जी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा है? हाँ क्योंकि आई का जी में करेंगे वैसे ही जीरो होता है, आई डॉट जी खत्म हो जाएगा, जी डॉट जी 1 होता है, तो जी आ जाएगा फिर 70, जी और की फिर 1 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मतलब सेम सेम 1 होता है, बकाया सब 0 होते हैं। तो सेम का सेम से करना, आई का आई वाले से, जे का जे वाले से, के का के वाले से। तो आपका 40 क्या आता फ्लक्स का मात्रा पता है, न्यूटन, हाँ प्रति कूलम। आ गया ना अच्छे से समझ में? देखिए यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम सही है क्या है? क्यों नहीं है सही? क्योंकि ई का मात्रा देखो ऊपर क्या कुछ नहीं था, ठीक है, ई का मात्रा नहीं था, तो यहाँ पर सीधे अपन क्या लिख सकते हैं, यानी कि पता नहीं तो हम या तो इकाई लिख दो या फिर मात्रक, मात्रक में जो भी होगा वो डालेगा। समझ गए? क्योंकि है ही नहीं फिक्स, कहाँ लिखा ऊपर? अच्छा क्वेश्चन एक जल्दी से लिखो। देखो एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर, हाँ एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर बराबर 5 गुणे 10 की घात 3, 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, आई कैप न्यूटन प्रति कूलम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, मैं एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ, भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है, YZ तल के समांतर स्थित है, पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स होगा, पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स होगा, यानी होकर गुजर जाना चाहिए, लिखना चाहिए इसको लैंग्वेज में। चलो उससे क्यों देख करने की याद करना, पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स होगा, यदि पृष्ठ का तल, यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से, x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है, तब कितना विद्युत फ्लक्स होगा, तब कितना विद्युत फ्लक्स होगा?
ठीक है जी, अपने पास हो गया 3D डायमेंशन। और इसमें क्या है, जी वाला हमारा तल कौन सा कहलाता, वाई जेड तल। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, नॉर्मली अगर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है फिगर समझने के लिए। जैसे मैं अगर इसको कह दूं ये वाला पोर्शन, तो ध्यान से थोड़ा सा देखना इसको। ये आपका एक्स एच हो गया, जी वाला आपका वाई एच हो गया, जी एक्स जी वाई जी जेड हो गया, सही है। तो पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र, क्या क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है, मतलब हर जगह एक जैसा है क्षेत्र, और 10 सेंटीमीटर भुजा वाला की वर्ग लेना है अपन को। क्या लेना है, वर्ग लेना। वर्ग तो जानते हो ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो और उसमें ऊंचाई नहीं होती वर्ग में, सिर्फ सीट टाइप की। तो ऐसे सीट लेना है। तो जी आपका वाई हो गया, ध्यान से समझना, जी वाई हो गया, जी जेड हो गया। तो जी वाई जेड तल हो गया ना पूरा, हो गया कि नहीं हो गया। ध्यान से देखो ये वाला, जैसे मैं हथेली कर रहा हूं तो ये पूरा एक पृष्ठ बन रहा, तो यहाँ पर एक पृष्ठ रखा है। समांतर का मतलब अगर देखा जाए तो जो वाई जेड तल है कि नहीं ऐसे में, तो अगर एक तल ऐसे हो जाए तो दोनों समांतर हो जाएंगे नहीं ऐसे। देखो ये यहाँ से ऐसे और एक ऐसे, नहीं आया, जी वाई जेड तल है कि नहीं, चेक करो पहले अच्छे से। और इस वाई जेड तल के समांतर एक तल लेना है, ऐसे समांतर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा, समझ रहे बात को अच्छे से। यानी जे तल और जे तल, बिल्कुल जे तल है आपका यहाँ पर रखा। अब विद्युत क्षेत्र ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे बह रहा था, ठीक है, मान लो ऐसे बह रहा था विद्युत क्षेत्र, यानी तो यहाँ पर हमने क्या रखा, तल रखा था। और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो ऐसे ही गुजरेंगी, आर पार निकलती हुई निकलेंगी ना। अच्छा, इस हथेली का एरिया वेक्टर जरा बताओ, तुम्हारी साइड होगा ना बाहर की ओर, देख रहे हैं हथेली में से आर पार करते हुए, कहीं दिखाई दे रहा। फ्लेक्स का क्वेश्चन मैंने बताया था कि उल्टा बोलता है उस समय जब चैप्टर पढ़ाया था, है ना। तो ऐसी विद्युत बल रेखाएं आएंगी, ध्यान देना, इसी में से मान लीजिए हथेली में से रेखाएं गुजर नहीं होंगी, तो वो रेखाएं और क्षेत्रफल की दिशा इसी साइड होगी, तो दोनों वेक्टर सेम होगी क्या। तो थीटा कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो थीटा कितना लेना पड़ेगा अपन को, 0 लेना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं थीटा बराबर 0, ठीक है। जब वर्गाकार पृष्ठ किसके समांतर हो, बताओ, वाई जेड तल के समांतर हो। किसके समांतर लिया है, जो वाई जेड तल है ना, जो दिख रहा है ऐसे, लेकिन वास्तव में ऐसे होता है, समझ गए। हाँ, तो थीटा बराबर 0। अब आपको समझ में आया। तो फ्लेक्स का हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फाई बराबर जो में थीटा हो, है ना। तो क्या आएगा, ई, हाँ ई है, डी अपने पास नहीं है, सीधे एरिया मिल जाएगा। अब तो कौन छोटा, आप तो पूरी सीट का एरिया ले लेंगे। और सीट कैसी है पता है क्या, वर्ग जैसी। वर्ग की भुजा बता दो कितनी है भुजा, भुजा ए बराबर 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल तो निकाल लो, मीटर बना लो ना इसको पहले, -2 लगाना पड़ेगा क्या वेगन। तो 10 की याद कितना आया, -1 मीटर आएगा। और जी अब आपका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाए स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। तो 10 की याद -1 का वर्ग तो कितना आएगा, 10 की याद -2, घात के ऊपर घातों का गुणा, और मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, होता है कि नहीं होता। तो जी किसका मान मिला, ई का मान मिला। अब मैं यहाँ रखूंगा तो ई की जगह में क्या रख सकता, 5 गुणे जी, तो उसमें वही आई कैप में। तो यहाँ पर वेक्टर भी तो लगा साहब, जब मैं यहाँ वेक्टर हटाऊंगा तो यहाँ से आई कैप गो हो जाएगा। या फिर अगर मेरा मन करता कि वेक्टर ही में लगाना है तो फिर थीटा हटाना पड़ेगा इसका, है ना। दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको लगा सकते। तो वेक्टर हटा दो, कितना बचा, केवल 5 × 10 की 3, ठीक है। और ए मतलब थीटा मतलब 0, तो 5 यहाँ से बचे, ठीक है। और 3 में से जो 3 घात है, 2 घात, एक कटेगी तो 10 बचे। cos 0 का मान तो आपको पता है, एक तो 50 फ्लक्स है ना, तो फ्लक्स का मात्रा अभी तो मैंने रट गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, आगा समझ में। तो जी आपका क्वेश्चन हो जाता है, एक पार्ट लग गया इसका, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं, इसलिए नहीं किया। हाँ देखिए, यदि पृष्ठ को एक्स अक्ष से 30 अंश पर झुका दें, ठीक है। तो थीटा कितना होगा, 90 में से 30 माइनस हो गया 60। अब कैसे हो गई आपको पता चल गया, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा, ब्रिज में बता सकते हो फ्लक्स, ये cos थीटा। हमारा थीटा पता है आपको कौन सा लेना पड़ेगा, ये मतलब आप समझ गए, 5 × 10 की 3 का से वेक्टर नहीं लगा अपने पास, क्यों, सही है ना। ये मतलब कितना, 10 की -2 आ गया। और cos 60 का मतलब कितना होता है, जानते हो 60 का मतलब,
1/2 कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पर देखो 5 बचा, कितना बचा? 5। ये 3 घात में से 2 घात, हाँ बिल्कुल सही बात, 10 ये बचा। बटे 2, 2 से काटो तो 5 10, तो कितना बचेगा? 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो जी आपके पास क्वेश्चन हो गया।